क्लास अकाउंट। तो देखो थ्योरी का पार्ट स्टार्ट हो गया था, चैप्टर 1 से शुरुआत करी है और तुम्हें मैंने शायद अकाउंटिंग के कुछ एट्रीब्यूट्स नोट करवा दिए थे आई थिंक। अब हम अकाउंट में आगे करेंगे। देखो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, तुमने दो चीजों के बारे में हमेशा सुना है, ऐसा तो है नहीं कि तुमने नहीं सुना। एक तो सुनिए तुमने साइंस के बारे में, सुना है ना, साइंस के बारे में तुमने सुना है, और एक आर्ट के बारे में सुना है। आर्ट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं आर्ट का मतलब कला, किसी भी काम को करने की एक कला है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं क्या कोई भी बच्चा कोई भी बंदा पढ़ा सकता है, नहीं, तुम कहोगे नहीं सर ये आर्ट हर किसी को नहीं आती पढ़ाने की, बिल्कुल ठीक। क्या कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर ठीक कर सकता है, नहीं, हर किसी को ये आर्ट नहीं आती है। कहने का मतलब ये, किसी भी काम को करने का तरीका जरूरी नहीं है सभी को आता हो और सभी को नहीं आता हो। किसी की आर्ट कुछ होती है और किसी की आर्ट कुछ होती है। आर्ट का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि ड्राइंग करना। आर्ट कहने का मतलब किसी भी काम को करने का एक तरीका है ना। और जरूरी थोड़ी ना हर बंदे को वो तरीका आता हो। मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे ये आर्ट आती है, तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें ये पढ़ने की आर्ट आती है। क्या हर कोई पढ़ सकता है, नहीं, हर कोई नहीं पढ़ सकता। पढ़ने को पढ़ सकता है लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। ऐसे तो फिर हर कोई पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि हर किसी को अगर पढ़ाना है तो धीरे धीरे उसे समय लगेगा पढ़ाने में, ठीक है, फिर वो पढ़ाना सीख जाएगा। तो आर्ट डेवलप होती है धीरे धीरे, वही काम अकाउंटिंग के साथ होता है। क्या एकदम से अकाउंटिंग आ जाती है हमें? क्या किसी भी बंदे को एकदम से अकाउंटिंग आ जाती है? नहीं आती। मैंने तुम लोगों को अकाउंट की क्लास जर्नल एंट्री से शुरुआत करवाई थी, धीरे धीरे आए, जर्नल आए, अकाउंटिंग इक्वेशन आई है ना, लेजर पोस्टिंग आई, ये सब आया। तो धीरे धीरे आ रहा है और अभी चलता रहेगा, मतलब धीरे धीरे तुम्हें ये आर्ट आ रही है ना। तो क्या मैं अकाउंटिंग को एक आर्ट बोल सकता हूं? बिल्कुल, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। चलो ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई कि अकाउंटिंग को करने का भी एक अपना तरीका होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है, ठीक है। हर कोई नहीं कर सकता, जिसको आती है वही कर पाएगा और जिसको नहीं आती है उसको दूर ही रहे, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। क्या अकाउंटिंग साइंस भी है? पहले तो साइंस का मतलब देख लेते हैं। पहले मैंने तुम्हें आर्ट का मतलब बताया था, फिर मैंने बताया कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। अब पहले मैं तुम्हें साइंस का मतलब बताऊंगा, फिर तुम मुझे बताना कि अकाउंटिंग एक साइंस भी है। पहले मैं इसका जवाब दे देता हूं, हाँ अकाउंटिंग एंड साइंस भी है। अब कैसे है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। देखो जब भी ये वर्ड लग जाता है ना साइंस कहीं पर, साइंस का मतलब होता है नॉलेज। साइंस कहने का मतलब नॉलेज, बट विद द सर्टेन लॉ, सर्टेन प्रिंसिपल। जब किसी काम को करने का एक लॉ होता है, जब किसी काम को करने का एक कानून होता है, जब किसी काम को करने का एक नियम होता है, जब किसी काम को करने का एक रूल होता है, तो दैट वर्क इज नोन एज साइंस, दैट नॉलेज इज रेफर्ड एज साइंस। तो हम उस नॉलेज को कहते हैं साइंस, उस किए गए काम को कहते हैं साइंस। मुझे बताओ क्या अकाउंटिंग ऐसे ही करे चले आ रहे अपने हिसाब से? नहीं, हर एक टॉपिक, हर एक चीज अकाउंटिंग के अंदर based on certain rules, based on certain law। फॉर एग्जाम्पल जर्नल एंट्री यूं ही हो जाती है? नहीं, मैंने तुम्हें कुछ रूल बताए कि भाई परचेज डेबिट होता है तो डेबिट ही होगा, कैश आएगा तो डेबिट ही करना है, कैश जाएगा तो क्रेडिट ही करना है, एसेट आएगी तो डेबिट ही करनी है, तो विद द सर्टेन रूल्स, है ना। तो अकाउंटिंग भी किस पर बेस्ड चलती है? लॉ पर। अकाउंटिंग भी किसके बेस पर काम करती है? प्रिंसिपल पर। अकाउंटिंग के भी अपने कुछ कायदे कानून हैं, अकाउंटिंग के भी अपने कुछ नियम हैं। तो क्या अकाउंटिंग को साइंस बोल सकते हैं? बिल्कुल। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इज अकाउंटिंग साइंस और एन आर्ट, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आया हुआ है कई बार। इज अकाउंटिंग साइंस और एन आर्ट, क्या अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट्स है? तुम कहोगे दोनों है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता।
हर कोई नहीं कर सकता। अकाउंटिंग एक साइंस भी है क्योंकि अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के अपने नियम है, और हर वो चीज जिसके अपने कायदे कानून नियम रूल्स लॉ प्रिंसिपल होते हैं उसको हम क्या कहना पसंद करते हैं, साइंस। नॉलेज और नॉलेज बेस्ड अपॉन सर्टेन प्रिंसिपल्स, नॉलेज जो किसी नियम के बेस पर होती है, जो किसी नियम के आधार पर होती है, उसको हम कहते हैं साइंस। और अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल है ना, बिना प्रिंसिपल के तुम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल तुमने लेजर पोस्टिंग सीखी, लेजर पोस्टिंग में अकाउंट होता है, एक कॉलम होता है डेबिट और एक कॉलम होता है क्रेडिट। मैंने सिखाया कि डेबिट वाली आइटम डेबिट में डालनी है और क्रेडिट वाली आइटम क्रेडिट में डालनी है ना। ये क्या हुआ, ये नियम ही तो हुआ। क्या अगर कोई नियम ना हो तो अकाउंटिंग करना आसान होगा? नहीं। क्यों? एक कंपनी अपने तरीके से अकाउंटिंग कर रही है, दूसरी कंपनी अपने तरीके से कर रही है, तीसरी कंपनी अपने तरीके से कर रही है। क्या तीनों का मेथड सेम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सबके सब अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए अकाउंटिंग का होना साइंस बहुत जरूरी है, अकाउंटिंग का आर्ट्स होना भी बहुत जरूरी है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट्स भी मानी जाती है और अकाउंटिंग एक साइंस भी मानी जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखो, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट? क्वेश्चन मार्क। इसकी हिंदी में बता देता हूं, वैसे मैंने बता दी है। क्या अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है? तुम्हें बताना है दोनों है। और कैसे है? ऐसे है जैसे मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा। लिखो आंसर। पहले मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, ठीक है? तो लिखो स्मॉल ए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। हेडिंग सा बना देना भाई। नंबर 1 के अंदर तुम क्या बना दो, एक हेडिंग बना दो, है ना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, मैंने ए डबल सी लिखा है, तुम ए डबल सी मत लिखना, पूरा लिखना अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ठीक है, अब लिखो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्यों? क्योंकि हर कोई रिकॉर्ड करना नहीं सीख सकता, हर कोई क्लासिफाई नहीं कर सकता, हर कोई अकाउंटिंग के डाटा को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, हर कोई जर्नल एंट्री नहीं कर सकता। जिसको ये आर्ट आती है वही ये काम कर पाएगा, या फिर जिसने ये काम सीख रखा हो। समझ रहे हो ना? तो अकाउंटिंग एक आर्ट है क्योंकि हर किसी को नहीं आती है ये कला। तो लिखो, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज एन आर्ट ऑफ recording, comma, classifying. Accounting is an, sorry, it is an art of recording, comma, classifying and summarizing, and summarizing financial transaction, summarizing financial ट्रांसैक्शन। मतलब हर कोई ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, हर कोई क्लासिफाई नहीं कर सकता, हर कोई प्रॉफिट और लॉस के बारे में कैलकुलेशन नहीं कर सकता। जिसको ये आर्ट आती है वही अकाउंटिंग कर सकता है, और जिस मूर्ख को ये आर्ट नहीं आती है उसको नहीं की जा सकती अकाउंटिंग। ठीक है, एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन, है ना। फुल स्टॉप लगा दो। अब लिखो इसी के अंदर, लिखो इट टेल्स अबाउट, मतलब अकाउंटिंग से ही हमें क्या पता चलता है, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, कंपनी के लॉस के बारे में। तुम्हें मालूम नहीं है, अभी आगे टॉपिक आएगा, डबल एंट्री के अंदर ही टॉपिक आएगा। एक है ना अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं फाइनल अकाउंट में पढ़ाऊंगा, जब तो बुक के अंदर फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तब एक अकाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाम से ही पता चल रहा है भाई, ये अकाउंट हमें किस बारे में बताता है, ये अकाउंट हमें बताता है प्रॉफिट और लॉस के बारे में। और ये अकाउंट भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं भाई? अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग ही हमें बताती है कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, और अकाउंटिंग ही हमें बताती है कंपनी के लॉस के बारे में। एक साल में एक ही चीज होती है, या तो फायदा रहेगा या फिर नुकसान रहेगा। कंपनी किसके लिए काम करती है बताओ? लॉस के लिए, प्रॉफिट के लिए? सीधी बात है, कंपनी तो छोड़ो,
हर बंदा किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो बात अलग है, होगा क्या? ठीक है, तो लिख लो इट टेल्स अबाउट, मतलब ये हमें बताती है प्रॉफिट और लॉस के बारे में। लिखो इट टेल्स अबाउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। इट टेल्स अबाउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, है ना। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है ना, हर किसी को ये आर्ट नहीं आती है। लिखो बी। अब अकाउंटिंग एक साइंस कैसे है, तो बी पॉइंट बना दो, अकाउंटिंग इज अ साइंस। ठीक है, साइंस जहां पर भी लग जाता है ना, साइंस का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, साइंस का मतलब होता है लॉ, साइंस का मतलब होता है नियम, साइंस का मतलब होता है रूल्स। हर वो चीज जो किसी नियम के आधार पर चलती है, हर वो चीज जो किसी प्रिंसिपल के बेस पर काम करती है, वो चीज क्या कहलाती है? साइंस। और अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग के भी अपने लॉ है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, लेजर अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनानी है, एसेट क्या होती है ना, ये कायदे कानून है इसके। तो लिखो अकाउंटिंग इज अ साइंस में, लिखो अकाउंटिंग बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, accounting based on certain principles, accounting based on certain principles, लिख लो सच एज डेबिट और क्रेडिट, है ना, ये भी तो प्रिंसिपल ही है और है ही क्या। अभी तक पूरी बुक के अंदर मैं करवाई क्या रहा हूं? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, बस, है ना। बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, लिख लो सच एज डेबिट और क्रेडिट, है ना, दो ही होते हैं। लिखो इट मीन्स अकाउंटिंग इज अ साइंस ऑल्सो, इट मीन्स accounting is a science also, accounting is a science also। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अकाउंटिंग को साइंस भी बोल सकते हो, या फिर हम अकाउंटिंग को साइंस भी कह सकते हैं, या फिर अकाउंटिंग एक साइंस भी मानी जाती है। तो क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा, और अब इसका आंसर तुम बहुत ही अच्छे ढंग से दे सकते हो अगर पेपर में आता है तो। तो अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे, मतलब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला ऑब्जेक्टिव लिखो, पहला ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तुम्हें मालूम है अगर अकाउंटिंग नहीं होती तो दुनिया भर के कंपनी की ट्रांजैक्शन होती है, किससे माल खरीदा है, किसको माल बेचा है, किससे उधार खरीदा है, किसको उधार बेचा है, किससे फर्नीचर लिया है, कितना माल रहा है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है। इतनी सारी बातों को याद करके रखना आसान काम है? मेरे लिए तो नहीं है भाई, और एक बिजनेस के लिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन के लिए दुनिया भर की सिरदर्दी होती है, वो क्या इनको याद करता रहेगा? नहीं। तो अकाउंटिंग ही हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करती है? रिकॉर्डिंग का। हर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी किसके अंदर पूरी होती है? अकाउंटिंग के अंदर। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि एक बिजनेसमैन ने जितने भी धंधेबाजी करी है, जितनी भी ट्रांजैक्शन करी है, उन ट्रांजैक्शन को क्या किया जाए? रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, तो लिखो पहला ऑब्जेक्टिव। और ऐसे ही नहीं मजे में कि यूं ही लिख दिया, रिकॉर्ड करने का भी एक तरीका है ना।
हर चीज की रिकॉर्डिंग अपने एक तरीके से होती है, जैसे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में तुम्हें क्या आना चाहिए? जर्नल एंट्री में तुम्हें डेबिट क्रेडिट के बारे में पता होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में तुम्हें एसेट के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में, कैपिटल मालूम है ना, अकाउंटिंग क्वेश्चन हो चुकी है हमारी। अकाउंटिंग क्वेश्चन के बारे में क्या नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें? एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बारे में, ठीक है। तो लिखो रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर लिखो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बोर्ड पे लिखा हुआ है सिस्टमैटिक मैनर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड in a systematic manner, recorded in a systematic manner, systematic manner। systematic का मतलब होता है रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन एक तरीके से, एक तरीका है रिकॉर्ड करने का, रूल है हमारे पास, यूं थोड़ी ना हर कोई रिकॉर्ड कर लेगा, तरीके से काम किया जा रहा है। सिस्टमैटिक मैनर विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, with the help of accounting, है ना। बिना अकाउंटिंग की हेल्प से तुम ये डाटा को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, और अगर इतना सारा डाटा तुमने रिकॉर्ड करके नहीं रखा तो तुम्हें याद कैसे रहेगा, है ना। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, फुल स्टॉप लगा दो। अब इसी के अंदर लिखो हैंस, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है अकाउंटिंग का? रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो लिखो हैंस the objective of accounting to make records, hence the objective of accounting to make records, the objective of accounting, the objective of accounting to make रिकॉर्ड्स, है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड को तैयार करके रखना। और मुझे बताओ रिकॉर्ड को तैयार करके रख रहे हैं ऐसे ही नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, अभी मैं इस बुक के अंदर है ना, चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक आता है, चैप्टर नहीं बुक के एंड के चैप्टर्स में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी अभी मैंने बताया भी था, कौन सा अकाउंट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, कंपनी की किस चीज के बारे में बताता है कि पूरे साल भर बिजनेसमैन ने धंधा करा, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, कुछ ट्रांजैक्शंस करी, उसके सब कुछ करने के बाद उसको या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है ना, या फिर प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं होता, मतलब इक्वालिटी बनी रहती है। तो ये काम पता चलता है साल के एंड में, और ये काम भी किसके अंदर किया जाता है? अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई रिकॉर्ड करके क्या चार डाल ले हो? नहीं, रिकॉर्ड के बेस पर है ना एंड में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये अकाउंट हमें किस बारे में बताता है? कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, कंपनी के लॉस के बारे में, है ना। तो ये बातें भी हमें किससे पता चलती हैं? अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को एक्सप्लेन करना, कि प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ और लॉस हुआ तो कैसे हुआ, ताकि वो आगे ना हो गलती से भी। लिखो नंबर 2, लिखो डिटरमाइन, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, है ना। प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिटरमाइन करना, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लगाना। मुझे बताओ अगर तुम एक बिजनेसमैन हो तो तुम किस चीज की ख्वाहिश करोगे? प्रॉफिट की या लॉस की? भाई तुम अपनी छोड़ो, किसी की भी ले लो, हर बंदा किस चीज की ख्वाहिश रखता है? प्रॉफिट की रखता है भाई, है ना। लॉस की कौन रखता है कि मुझे इस साल लॉस हो जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं? ऐसा होता है? नहीं, है ना। हमेशा हर बंदा किस चीज पर ध्यान देता है? अपने प्रॉफिट पर। और ये काम किसकी वजह से हो पाता है? सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की वजह से। तो लिखो, लिखो बाय अकाउंटिंग वी कैन डिटरमाइन, बाय अकाउंटिंग वी कैन डिटरमाइन, वी कैन डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, we can determine
द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, वी कैन डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। यहां पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है कि कंपनी का फायदा हुआ है या कंपनी का नुकसान हुआ है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है कैसी, है ना, कितना पानी में और कितना पानी से बाहर है। बाय अकाउंटिंग वी कैन डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, लिख लो, दैट इज प्रॉफिट और लॉस, दैट इज क्या होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिजनेसमैन की, प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। दैट इज प्रॉफिट और लॉस। और जो हमें कौन से अकाउंट से पता चलती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसको ना पूरा नाम पता है क्या बोलते हैं इसका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख देता हूं मैं, है ना। बाकी जब मैं तुम लोगों को फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब तुम्हें इस अकाउंट के बारे में पता चलेगा, लेकिन मैं तब भी यही बोलूंगा कि इस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ठीक है, तो लिख लो, मैंने लिखवाया है, बाय अकाउंटिंग वी कैन डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज प्रॉफिट और लॉस। लिखो प्रॉफिट और लॉस के बाद, प्रॉफिट और लॉस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका पूरा नाम ये होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ये बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करता है, दैट इज प्रॉफिट और लॉस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो देखो जब फाइनल अकाउंट बनाया जाता है ना, तो फाइनल अकाउंट के अंदर एक तो बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद कंपनी की तैयार की जाती है बैलेंस शीट। अब ये एक नई चीज है बैलेंस शीट, और मुझे अगला ऑब्जेक्टिव समझाने के लिए तुम्हें पहले थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में बताना पड़ेगा। तुम्हें याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने एसेट के बारे में चीजें पढ़ी थी, लायबिलिटीज के बारे में पढ़ा था, कैपिटल के बारे में पढ़ा था। फिलहाल कैपिटल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। बैलेंस शीट के अंदर है ना, हम दो चीजों की बातें करते हैं, इसमें एक कॉलम होता है एसेट और एक कॉलम होता है लायबिलिटी। जिन बच्चों को एसेट या लायबिलिटीज के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एसेट का मतलब होता है लेनदारी, जिनसे पैसा लेना है, और लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, जिनको पैसा देना है। होता क्या है, पूरा साल जब एंड हो जाता है ना, तो कंपनी को एंड में क्लोज करना पड़ता है सारा अकाउंट। पहले क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, हम ये मानकर चलते हैं कि एक बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है, समझो तुम्हारे अकाउंट्स में कहीं ना कहीं तो जरूर क्या हुई है, मिस्टेक हुई है। अगर एसेट ज्यादा आ गई और लायबिलिटी कम आ गई तो गड़बड़ हुई है, और अगर लायबिलिटी ज्यादा आ गई और एसेट कम आ गई तो गड़बड़ हुई है। तो कंपनी की जरूरत होती है कि हमारे हर साल की एसेट और हर साल की लायबिलिटी एंड टाइम पर क्या है, बराबर है। ये होती है फाइनेंशियल पोजीशन डिसाइड करना, और ये तुम्हें मैं फाइनल अकाउंट में पढ़ाऊंगा। अभी ना बस इतनी सी बात समझ लो, अकाउंटिंग की हेल्प से पूरे साल के एंड में क्या बनाई जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। और बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर नहीं आई तो फिर ढूंढते रह जाओ, कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। और सारे रिकॉर्ड खोलो, सारी चीजें चेक करो, रियलिटी में भी ऐसी होता है ये। इसलिए बहुत ही सावधानी से करने की जरूरत है अकाउंटिंग का काम, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर नहीं आई ना, तो गलती का पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये काम भी किसके अंदर किया जाता है, अकाउंटिंग के अंदर। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव लिखो, लिखो डिटरमाइन फाइनेंशियल, डिटरमाइन फाइनेंशियल
पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग ही करता है। ठीक है, अकाउंटिंग का ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। अब तुम सोच रहे होंगे फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? ध्यान रखना, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है एक कंपनी की एसेट कितनी है और उसी कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, और ये दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा हमेशा एक बिजनेस की एंड टाइम पर एसेट और एंड टाइम पर लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? उसकी आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं हुई तो ढूंढते रहो फिर बैठकर कहां गलती हुई है, नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये काम भी अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। तो लिखो डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन में, द फाइनेंशियल पोजीशन इज मेजर्ड बाय, कई बार पेपर में 1 नंबर में आ चुका है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? ध्यान रखना, बैलेंस शीट से पता चलती है, क्योंकि ये दोनों चीजें किसके अंदर दिखाई जाती हैं? बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं। अभी जब मैं फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं, फाइनल टर्म में आता है फाइनल अकाउंट, तब पढ़ाऊंगा। द फाइनेंशियल पोजीशन इज मेजर्ड बाय, बोर्ड पे लिखा हुआ है मेजर्ड, मेजर्ड का मतलब होता है फाइनेंशियल पोजीशन किससे निकाली जाती है? बैलेंस शीट से। फाइनेंशियल पोजीशन इज मेजर्ड बाय बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, या ऑफ द बिजनेस भी लिख सकते हो। द फाइनेंशियल पोजीशन इज मेजर्ड बाय, फाइनेंशियल पोजीशन इज मेजर्ड बाय द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी। इसी में लिखना अकाउंट, फुल स्टॉप के बाद लिखो, कंपनी के बाद लिखो अकाउंटिंग मेंटेन्स द बैलेंस शीट, अकाउंटिंग मेंटेन्स द बैलेंस शीट, है ना। अकाउंटिंग ही तो मेंटेन करती है, मतलब करते तो हम है, लेकिन किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं हम ये काम? अकाउंटिंग की हेल्प से। अकाउंटिंग मेंटेन्स द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस। हर महीने नहीं बनती है ये पूरे साल के एंड में बनती है। पूरे भाई नाम ही क्या है? फाइनल अकाउंट। टॉपिक का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट। तो पूरे साल के एंड में ही होएगा फाइनल, है ना। अकाउंटिंग मेंटेन्स द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब जिस दिन अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं, 1 अप्रैल, ठीक है, 31 मार्च, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इस चैप्टर में तुम्हें अकाउंटिंग तो पढ़ने को मिल ही रही है, इस चैप्टर में तुम्हें अकाउंटिंग तो खैर पढ़ने को मिल ही रही है, साथ ही साथ है ना तुम्हें एक चीज और पढ़ने को मिलेगी, बुक कीपिंग। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये बुक कीपिंग क्या चीज है और अकाउंटिंग क्या चीज है, और कुछ बच्चों को ये गलतफहमी हो जाती है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में कोई फर्क नहीं है। जो अकाउंटिंग है वही बुक कीपिंग है, और जो बुक कीपिंग है वही अकाउंटिंग है। मतलब उनको लगता है कि ये दोनों की दोनों टर्म्स क्या है? सिमिलर हैं। ये दोनों की दोनों टर्म्स, दोनों के दोनों टॉपिक सेम है, जबकि ऐसा है नहीं, दोनों में फर्क है। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या फर्क है। ध्यान रखना, अकाउंटिंग एक वाइडर कंसेप्ट होता है, बड़े लेवल का कंसेप्ट, और बुक कीपिंग एक छोटे लेवल का कंसेप्ट है। अकाउंटिंग एक फाइनल कंसेप्ट है और बुक कीपिंग एक स्टार्टिंग कंसेप्ट है। तुम्हें अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद होगी, डाटा को आइडेंटिफाई करना, डाटा को रिकॉर्ड करना, डाटा को क्लासिफाई करना, डाटा को समराइज करना, डाटा को कम्युनिकेट करना, डाटा से इंटरप्रेट करना। ये सारी बातें याद है ना भाई? जल्दी से देखो, अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखवाई थी, डाटा को आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। ये 6-7 काम किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन एक छोटा सा फर्क है इसके अंदर, देखो कैसे।
तुमने बोला अकाउंटिंग के अंदर डाटा को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डाटा को मेजरमेंट करना पड़ेगा, डाटा को तब जाके उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखो, अकाउंटिंग के अंदर तुमने सबसे पहले डाटा को पहचाना। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, नहीं तो नीचे दिक्कत होगी है ना। मान लो मैंने अकाउंटिंग ऊपर लिख दिया, मान क्या लो लिख ही दिया है, मानने की जरूरत क्या है, लिख तो दिया, ठीक है। तुमने सबसे पहले डाटा को आइडेंटिफाई करा, डाटा को पहचाना, किसे रिकॉर्ड करना है और किसे रिकॉर्ड नहीं करना है। मैंने बता दिया था ना लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि किस डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, किसको नहीं। हर डाटा को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखना। फिर डाटा को मेजर किया जाता है कि अगर रिकॉर्ड करें तो कितना करें, ठीक है। फिर जाकर हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड। देखो मैं इतनी जल्दी जल्दी ये स्टेप लिखवा रहा हूं क्योंकि ये सारे स्टेप मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं। फिर समराइज करते हैं, है ना। तुम्हें दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक चीज समझानी है, इसलिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। फिर हम इंटरप्रेट करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर ये कुछ स्टेप लिखवाए थे ना। सबसे पहले आइडेंटिफाई, डाटा को पहचानना, फिर डाटा को मेजर करना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना, ठीक है, और फिर समराइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना। ध्यान रखना सारे के सारे स्टेप्स अकाउंटिंग के हैं, एक भी स्टेप, ध्यान रखा मेरी बात को सुनो, ये सारे स्टेप्स है ना ओरिजिनली, ये सारे स्टेप्स ओरिजिनली किसके हैं, अकाउंटिंग के हैं। सारे काम किसके अंदर किए जाते हैं, अकाउंटिंग के अंदर किए जाते हैं। लेकिन शुरू के जो ये हमारे 4 स्टेप्स है ना, शुरू के जो 4 स्टेप्स है, डाटा को पहचानना, डाटा को मेजरमेंट करना, तब रिकॉर्ड करना और फिर उनको अलग अलग करना, क्लासिफाई करना, ये शुरू के 4 स्टेप्स कलेक्टिवली क्या बोले जाते हैं, बुक कीपिंग। शुरू के 4 स्टेप्स क्या कहलाते हैं, बुक कीपिंग कहलाते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे मैंने बोला था ये सारे स्टेप्स अकाउंटिंग के हैं ओरिजिनली, और अब मैं ये कह रहा हूं कि ये शुरू के 4 स्टेप किसके हैं, बुक कीपिंग के। बिल्कुल, देखो मुझे बताओ, ये चारों स्टेप तुम अकाउंटिंग के अंदर तो करते ही हो, लेकिन इन चारों स्टेप्स को ना कलेक्टिवली एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बुक कीपिंग के नाम से। तो मुझे बताओ अकाउंटिंग की एक नई डेफिनेशन नहीं बन सकती क्या। अकाउंटिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। देखो चारों स्टेप आ गए ना, बुक कीपिंग जैसी मैंने यहां पर लिखा, ये चारों स्टेप उसके अंदर अल्टीमेटली आ गए। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, फिर डाटा को समराइज करते हैं। समझ रहे हो ना, डाटा को समराइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं। समझ में आई बात की हो क्या रहा है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, ना कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग का पार्ट है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, नॉट दैट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग को अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है, ना कि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग की जाती है, ठीक है। समझ रहे हो ना इस चीज को। तो छोटी छोटी बातें अब तुम्हें समझ में आ रही है ना कि अकाउंटिंग एक बड़े लेवल का कंसेप्ट है, बुक कीपिंग एक छोटे लेवल का कंसेप्ट है। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग से शुरुआत होती है और एंडिंग किससे होती है, अकाउंटिंग से, ठीक है। देखो शुरुआत में सबसे पहले तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, बुक कीपिंग, और बाकी के स्टेप्स फाइनली कौन संभाल लेगी, अकाउंटिंग। हालांकि ये बुक कीपिंग भी किसका काम है, अकाउंटिंग का ही काम है। समझ में आ रही है ना बात। तो मुझे बताओ क्या वाक्य में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम चीजें हैं, नहीं है। बुक कीपिंग इज अ स्टार्टिंग प्रोसेस, accounting is a final process. Bookkeeping is a part of accounting. Accounting is not a part of bookkeeping. ठीक है, bookkeeping is a starting और accounting is an ending. जहां पर देखो बोर्ड पे, जहां पर bookkeeping का end होता है वहां पर accounting की शुरुआत होती है, ठीक है। हालांकि शुरुआत वहां से हो चुकी थी, ठीक है। तो अब तुम्हें हेडिंग डालना है। समझ में आया ना कैसे। अगर पेपर में पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करना किसका पार्ट माना जाता है बुकों के हिसाब से, बुक कीपिंग का या अकाउंटिंग का, तो तुम्हें बताना है बुक कीपिंग का। पेपर में आता है समराइजिंग किसका पार्ट माना जाता है, बुक कीपिंग का या अकाउंटिंग का, तुम्हें बोलना है अकाउंटिंग का।
पेपर में आता है रिकॉर्ड करना, किसके अंदर सीखते हैं, अकाउंटिंग के अंदर या बुक कीपिंग के अंदर, तो तुम्हें बताना है बुक कीपिंग के अंदर, क्योंकि ये शुरू की चार चीजें हमारी किसकी हैं, बुक कीपिंग की, और बाकी की ये 3 चीजें फाइनली किसके अंदर आती हैं, अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन ये अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ओरिजिनली सारी की सारी चीजें ओरिजिनली किसके अंदर आती है, अकाउंटिंग के अंदर। तो देखो बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर आ रही है, ना कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग के अंदर है। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में समझ में आ गया होगा जो भी तुम्हें कंफ्यूजन थी। ठीक है, तो अब अगला हेडिंग डालना है इस चैप्टर का, लिखो बुक कीपिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग के अंदर हम काफी सारी चीजें सीखते हैं, सिर्फ 4 चीजें, डाटा को पहचानना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना। बुक कीपिंग खत्म है ना, बुक कीपिंग कहां पर खत्म हो जाती है, क्लासिफाइंग पर। तो पेपर में आता है देखो, जहां पर बुक कीपिंग की एंडिंग होती है, जहां पर बुक कीपिंग की एंडिंग होती है वहां से किस चीज की शुरुआत होती है, अकाउंटिंग की। यहां से अकाउंटिंग का काम शुरू होएगा। ठीक है, तो पहले तो बुक कीपिंग का हेडिंग डाल दो, और हेडिंग डालने के बाद है ना एक नोट लिखना। नोट में मैं यही जनरल बातें लिखवा रहा हूं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क है। ठीक है, तो लिखो नोट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट वगैरह मत बनाना, सीधा नोट में लिख दो। लिखो द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट, द बुक कीपिंग एंड accounting are different terms. The bookkeeping and accounting are different terms, different terms मतलब दोनों अलग अलग बातें, different terms. अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, बोर्ड पे लिखा हुआ है वाइडर, इधर लिख रहा हूं। वाइडर का मतलब होता है बड़े लेवल का, वाइडर का मतलब होता है कंप्लीट, वाइडर का मतलब होता है बहुत ही फैला हुआ, डेवलप। ठीक है, बुक कीपिंग इतना डेवलप नहीं है, बुक कीपिंग की कहानी कहां पर खत्म हो जाती है, क्लासिफाई पर, लेकिन आगे की सारी कहानी किस पर चलती रहती है, अकाउंटिंग पर। Accounting is a wider concept. Accounting is a wider concept and it includes bookkeeping, है ना। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग शामिल है, ना कि बुक कीपिंग के अंदर अकाउंटिंग शामिल है। बात समझ में आ रही है ना। Accounting is a wider concept and it includes bookkeeping. Accounting is a wider concept and it includes bookkeeping. Hence, bookkeeping is a part of accounting. Hence, bookkeeping is a part of accounting. Bookkeeping is a part of accounting. Bookkeeping is a part of accounting. ठीक है, अब लिखनी है बुक कीपिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन, तो नोट बंद कर देना। अब लिखो नंबर 1 इसी हेडिंग के अंदर, लिखो बुक कीपिंग, बी के मत लिख देना शॉर्ट में, है ना। नंबर 1 में तुम्हें डालना है बुक कीपिंग, क्योंकि डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं। तो लिखो बुक कीपिंग के अंदर, तो बुक कीपिंग के अंदर मेनली हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो डेफिनेशन में मैं सब कुछ नहीं लिखाऊंगा, पहले लिखो, चलो लिखो बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन। बुक कीपिंग, देखो मैंने डेफिनेशन में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करा है, ये वाला, है ना। लेकिन डायरेक्ट ये नहीं होता है, अभी मैं लिखवा दूंगा। पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई, फिर क्या होता है, मेजरमेंट, तब होता है रिकॉर्ड। ठीक है, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस एंड इवेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस एंड इवेंट्स
in the books of accounts. Financial transactions and events. Financial transactions and events in the books of, बोर्ड पे लिखा हुआ है, in the books of accounts. In the books of अकाउंट्स, है ना। तो मुझे बताओ क्या इसके अंदर से रिकॉर्डिंग इंक्लूड होती है? नहीं, इसके अंदर आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और क्लासिफाई, ये 4 स्टेप इंक्लूड होते हैं। तो लिख लो, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, बोर्ड पे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन, और मैंने फर्स्ट क्लास में भी कई बार लिखवाया था। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, कॉमा, मेजरमेंट, मेजरमेंट, कॉमा, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, कॉमा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जहां पर बुक कीपिंग का एंड होता है वहां से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। देखो हो क्या रहा है, अकाउंटिंग है ना, बुक कीपिंग को एक मौका दे दिया, चल शुरू के मेरे 4 स्टेप तू ले ले। अकाउंटिंग ने बुक कीपिंग को एक मौका दिया कि चल कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, मेरे 4 स्टेप तू ले ले, लेकिन जैसे तू क्लासिफाई कर लेगी तुरंत मैं आ जाऊंगा फिर से। कौन आ जाएगा? अकाउंटिंग आ जाएगी, और अकाउंटिंग ने फिर आगे के स्टेप ले लिए अपने। देखो ये 4 स्टेप अकाउंटिंग के ही है, लेकिन इन 4 स्टेप्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? बस बुक कीपिंग बोला जाता है। फर्क इतना है, ऐसा नहीं है कि ये चारों स्टेप बुक कीपिंग के हो गए, अकाउंटिंग का कोई काम ही नहीं रहा। नहीं, ये 4 स्टेप अभी भी अकाउंटिंग के ही है, लेकिन इन चारों को कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है? बुक कीपिंग के नाम से। ये चारों काम किसके अंदर किए जाते हैं? बुक कीपिंग के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग ने बस बुक कीपिंग को एक मौका दे दिया कि मेरे 4 स्टेप तू ले ले, बाकी का जैसी तेरा क्लासिफाई होगा मैं बाकी का काम खुद करूंगा। देख अकाउंटिंग इस तरह से बोल देती है। ठीक है, तो डेफिनेशन के बाद फिर एक नोट लिखो, लिखो नोट के अंदर, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, है ना, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग शामिल होती है। अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, हैंस इट इज अ वाइडर कंसेप्ट। कौन सा? अकाउंटिंग, ध्यान रखना अकाउंटिंग है वाइडर कंसेप्ट, ना कि बुक कीपिंग। हैंस it is a wider concept, hence it is a wider concept, it is a wider concept। accounting starts, है ना, इसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद accounting, बोर्ड पे लिखा हुआ है, accounting starts when bookkeeping ends। जहां पर बुक कीपिंग का अंत होता है वहां पर अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। ठीक है, ये तो वही वाला डायलॉग हो गया, जहां पर तुम सोचना बंद कर देते हो वहां से मेरा सोचना शुरू होता है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स, मतलब जहां पर बुक कीपिंग की सारी हसरत पूरी हो जाती है वहां पर अकाउंटिंग अपना काम शुरू करती है। जहां पर तुम्हारा एरिया खत्म होता है वहां से मेरा एरिया शुरू होता है। ठीक है, तो ये लिखवाया है मैंने, अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं और तुम्हें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या